हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा विषय है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक। और इसका जो पहला टॉपिक है ये है विज्ञान व प्रौद्योगिकी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसका पहला क्वेश्चन देखिए। उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन ESTIC 2025 के उद्घाटन के दौरान नवंबर 2025 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? ए प्रौद्योगिकी नवाचार योजना TIS, बी विज्ञान में परिवर्तनकारी और उन्नत संशोधन अनुसंधान के लिए योजना निगेस्टार्स, फिर है सी अनुसंधान विकास और नवाचार योजना RDI, डी है राष्ट्रीय अनुसंधान मिशन NRM। से आंसर है इसका सी। नवंबर 2025 में इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कन्वेल के उद्घाटन के दौरान शुरू की योजना विकास और नवाचार RDI है। अगला प्रश्न है 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर सहयोग के लिए निम्नलिखित में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ए रूस, बी फ्रांस, सी जापान, डी चीन। इसका आंसर इसका बी फ्रांस। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रहे कि भारत, रूस, यूएसए तथा चीन के बाद अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने वाला चौथा देश बन गया। अगला प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? ए एलन ट्यूरिंग, बी जॉन मैकार्थी, सी बिल गेट्स, डी टर्मन बर्नस्टी। आंसर है इसका बी जॉन मैकार्थी। उन्होंने 1956 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द AI शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, सी डॉक्टर विक्रम साराभाई, डी डॉक्टर S चंद्रशेखर। से आंसर इसका ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के सैन्य मिसाइल विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। उन्होंने विशेष रूप से अग्नि और पृथ्वी जैसी बैलिस्टिक मिसाइल के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वह भारत की 11वीं राष्ट्रपति भी रहे हैं। अगला प्रश्न है इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? ए 1962, बी 1969, सी 1975, डी 1980। से आंसर है इसका बी 1969। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसकी स्थापना 22 राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इन कोर्स पर के स्थान पर हुई थी, जिसकी स्थापना 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है 5G तकनीक में जी का पूर्ण रूप क्या है? ए जनरेशन, बी ग्लोबल, सी गीगाबाइट, डी गेटवे। से आंसर है इसका ए जनरेशन। 5G तकनीक में जी का पूर्ण रूप जनरेशन, 5G का अर्थ है जनरेशन और 5वीं पीढ़ी। यह नवीनतम जनरेशन होता है जो मोबाइल नेटवर्क के नवीनतम और तेज तकनीक को दर्शाता है। यह सेलुलर नेटवर्क की क्षमता पर विस्तार करता है, जिससे पहले से कहीं अधिक डिवाइस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। 5G 4G से तेज और अधिक सुरक्षित है। अगला प्रश्न DNA की खोज किसने की थी? ए वाटसन एंड क्रिक, बी फ्रेडरिक मिस्चर, सी ग्रेगर मेंडल, डी चार्ल्स डार्विन। से आंसर इसका बी फ्रेडरिक मिस्चर। DNA की डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मिस्टर ने 1869 में की थी। उन्होंने न्यूक्लिन कहा था। हालांकि DNA की परिचित डबल हेलिक्स द्विकुंडी संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने 1953 में की थी। अगला प्रश्न है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ए परम 8000, बी सागा, सी एका, डी एयरवाड। से आंसर है इसका ए परम 800। इसे 1991 में पुणे स्थित सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग DDAC द्वारा विकसित किया गया था, जिसके प्रमुख डॉक्टर विजय भाटकर थे। परम 800 को भारत में स्वदेशी रूप से विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। अगला प्रश्न है CRISPR कैस 9 तकनीक का मुख्य प्रयोग किसमें होता है? ए जीन एडिटिंग, बी कंप्यूटिंग प्रोग्राम, सी अंतरिक्ष यात्रा, डी नैनो मटेरियल। से आंसर है इसका ए जीन एडिटिंग। इसका उपयोग जीन एडिटिंग होता है। यह एक क्रांतिकारी जैव तकनीकी उपकरण है जिसके द्वारा वैज्ञानिक DNA विशिष्ट अनुक्रमों को सटीकता से हटाने, जोड़ने या बदलने का काम करते हैं, जिसका उपयोग आनुवंशिक रोगों के उपचार और कृषि में सुधार के लिए किया जाता है।
अगला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो का अर्थ कितने मीटर से संबंधित है? ए 9 स्क्वायर 9 मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, फिर है सी 10 स्क्वायर 12 मीटर, डी है 10 स्क्वायर 3 मीटर। से आंसर इसका ए 10 स्क्वायर 9 मीटर। नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो करता है 10 स्क्वायर मीटर कि 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। इसके द्वारा परमाणु या अणु के आकार का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब हुआ था? ए 1974, बी 1998, सी 1965, डी 1985। से आंसर इसका ए 1974। भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 को हुआ था। यह एक ऐतिहासिक परीक्षण राजस्थान के पोरखंड में किया गया था और इसे पोरखंड वन के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारत को परमाणु शक्ति में संपन्न देशों की श्रेणी में रखा है। अगला प्रश्न है, आदित्य एल 1 मिशन किसका अध्ययन करने के लिए है? ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी मंगल, डी शुक्र। से आंसर इसका बी सूर्य। आदित्य एल मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए है। आदित्य एल 1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला सौर मिशन है। इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों, कोरोना और क्रोमोस्फीयर का अध्ययन करना तथा सौर हवा व अंतरिक्ष तथा मौसम पर उनके प्रभाव को समझना। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्वेज बिंदु L1 के पास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थित है, जहां से यह बिना बाधा के सूर्य का निरंतर अवलोकन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, क्वांटम कंप्यूटिंग में बेसिक यूनिट को क्या कहते हैं? ए बीट, बी क्यूबिट, सी बाइट्स, डी पिक्सेल। से आंसर इसका बी क्यूबाइट। क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग में बेसिक यूनिट को क्यूबाइट कहते हैं। क्लासिकल बिट 0 या 1 के विपरीत एक क्यूबिट सुपरपोजिशन के कारण एक ही समय में 0 1 या दोनों 0 और 1 का मिश्रण अवस्था में रह सकते हैं। एटेंगलमेंट का वह घटना है जिसे किसके द्वारा क्यूबिट आपस में जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 3G मोबाइल सेवा सबसे पहले किस कंपनी ने शुरू की थी? ए BSNL, बी एयरटेल, सी रिलायंस, डी वोडाफोन। से आंसर इसका ए BSNL। भारत में 3G मोबाइल सेवा सबसे पहले सरकारी कंपनी BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड ने बड़े पैमाने पर शुरू की थी। यद्यपि 11 दिसंबर 2008 को MTNL ने दिल्ली मुंबई में पहले 3G सेवा लॉन्च की थी, लेकिन देश भर में 3G सेवा को व्यापक रूप से प्रसारण करने का श्रेय BSNL को जाता है, जिसने फरवरी 2009 में इसकी शुरुआत की थी। नोट, विकिलो में MNL ने इसलिए BSNL सही माना गया। अगला प्रश्न है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए मानव DNA की पूरी मैपिंग है, बी पौधों की जीन मैपिंग, सी बैक्टीरिया का अध्ययन, डी अंतरिक्ष में जीन प्रभाव। आंसर इसका ए मानव जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोमा प्रोजेक्ट के तहत का मुख्य उद्देश्य मानव DNA की पूरी मैपिंग करना था, जिसके द्वारा तहत मानव DNA में मौजूद लगभग 3 बिलियन रासायनिक क्षार युग्मों के अनुक्रम को निर्धारित करना है, सभी जीनों की पहचान करना और इस आंशिक जानकारी को डेटाबेस में संग्रहित कर उसका विश्लेषण करना था। अगला प्रश्न है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? ए मानव युक्त अंतरिक्ष यान से, बी चंद्रयान पर लैंडिंग से, सी मंगल रोवर पर, डी सैटेलाइट लॉन्च से। आंसर इसका ए मानव युक्त अंतरिक्ष यान से। अब इसका आंसर डिटेल देखना। गगनयान मिशन मानव युक्त अंतरिक्ष यान से संबंधित है। इसके मुख्य बिंदु निम्न है। गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्रा के दल को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में 3 दिनों के लिए भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। गगनयान मिशन के लिए GSLV Mk3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। यह मिशन भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान में सक्षम देशों के अमेरिका, रूस और चीन के विशिष्ट रूप में शामिल करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? ए विज्ञान हमेशा अस्थायी है, बी विज्ञान संदेहवास को बढ़ा देता है, सी विज्ञान तथ्यों को समुच्चय से समतुल्य है, डी विज्ञान सीखने के अंत विषय क्षेत्र है। आंसर है सी विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में तथ्यों को समुच्चय के समतुल्य है सही नहीं है, क्योंकि विज्ञान केवल जानकारी तथ्यों की सूची नहीं है, बल्कि यह तथ्यों को खोजने, जांचने, समझने की एक गतिशील प्रक्रिया है। विज्ञान अस्थायी है, नया विज्ञान आने के बाद बदल सकता है। यह संदेहवाद है, अतः विषय दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। वैस्कर टॉपिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग।
पहला क्वेश्चन है इसका, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत। ये है क्या है? ए प्रतिलोम परासरण, बी डायलिसिस, सी अपकेंद्रीकरण, डी विस्तरण। से आंसर है इसका सी अपकेंद्रीकरण। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मशीन के ड्रम बहुत तेज गति से घूमते हैं और गीले कपड़ों से मेल सहित पानी को अलग करने के लिए बाहर की ओर अपकेंद्रित बल लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने के बाद जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? ए मैनोमीटर, बी पीजोमीटर, सी बैरोमीटर, डी गेज एडेप्टर। से आंसर है इसका बी। पीजोमीटर का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने व जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? ए हेडोमीटर, बी यूडियोमीटर, सी बैरोमीटर, डी पेरिस्कोप। से आंसर इसका ए हेडोमीटर द्वारा सागर की गहराई को मापा जाता है, जबकि डियोमीटर द्वारा गैस मिश्रण की मात्रा परिवर्तन, बैरोमीटर द्वारा वायुमंडल दाब मापा जाता है। पेरिस्कोप का प्रयोग पनडुब्बियों के जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, टर्मिनल डाप्टर वेदर रडार किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ए मौसम की भविष्यवाणी, बी खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में, सी भूकंप का मापन, डी गहरे समुद्र में मार्गदर्शन। से आंसर इसका बी, खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में। भूकंप का मापन सिस्मोग्राफी द्वारा किया जाता है। गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन, जल के अंदर संचरण करने तथा जल के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए जाता है? ए सीलोमीटर, बी कोलोरीमीटर, सी कैलोरीमीटर, डी क्लिनोमीटर। आंसर है इसका सी। कैलोरीमीटर का उपयोग अवशोषित या विकसित भाषा को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना उधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि ए पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इससे उठाने की अपेक्षा कम होती है, बी दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़कने के कार्य करने की दर कम होती है, सी पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है, डी पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। से आंसर इसका ए। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना उधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। अगला प्रश्न है, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनती है? ए स्थितिज ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा, डी वायु ऊर्जा। से आंसर इसका सी रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा पदार्थों के मध्य रासायनिक रूप से संचित रहती है। यह पदार्थ के अणुओं के मध्य परमाणु की स्थिति के कारण तथा विभिन्न छोटे कणों की आपसी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। अतः माचिस की डिब्बी की सतह के जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो रासायनिक ऊर्जा का रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनते हैं। माचिस की तिल्ली पर लगा पदार्थ पोटेशियम क्लोराइड तथा माचिस के डिब्बे पर लगे पदार्थ को लाल फास्फोरस कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? ए यात्री के हाथों में, बी यात्री के सामान में, सी यात्री के पीछे, डी वह रेलगाड़ी की गति की दिशा पर निर्भर करता है। से आंसर इसका ए यात्री के हाथों में। स्थिर गति की दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत या ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है तो वह गेंद यात्री के हाथों में आ गई क्योंकि रेलगाड़ी में बैठे यात्री का वेग रेलगाड़ी के वेग के समान होगा। अतः जब उसे गेंद के ऊपर की ओर फेंका तो वह गेंद भी वही वेग होगा जो रेलगाड़ी का वेग होगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोमीटर निम्नलिखित किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है? ए पास्कल, बी न्यूटन का संयंत्र का सिद्धांत, सी बर्नौली का सिद्धांत, डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। से आंसर है इसका डी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। यह पानी के संबंध में दूध का सापेक्षिक घनत्व निर्धारित करता है। यह शुद्ध दूध में तैरता है जबकि दूध अशुद्ध होने पर डूब जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए परासरंग तरंगे अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है? ए चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाना, बी जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करना, सी है मानव शरीर के अंतरिक्ष अंगों में दोषों का निदान करना, डी आकाशीय के क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना। सही आंसर है इसका डी
परास्वरूप तरंगों के माध्यम से चमगादड़ अपने शिकार का पता लगाते हैं तथा परास्वरूप तरंगों का प्रयोग समुद्र की तह की गहराई तक ज्ञात करते हैं। मानव शरीर के अंतरिक्ष अंगों की जांच करने में भी किया जाता है, जबकि आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। पहला प्रश्न है, अन्य परंपरागत तरीके की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से क्यों होता है? ए, कुकर के अंदर पानी का क्वांटम घटने से तेजी से खाना पकने में रहती है। बी, कुकर के अंदर पानी का क्वांटम कम होने से तेजी से खाना पकने में सक्षम होता है। सी, कुकर के अंदर उच्च दाब और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनता है। डी, क्वथनांक में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन कुकर के अंदर उच्च भाप तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाती है। सही आंसर है इसका सी। अन्य परंपरागत तरीकों से तुलना में प्रेशर कुकर में खाना जल्दी होता है, क्योंकि कुकर के ढक्कन की बनावट के कारण दाब बढ़ती है, जिससे क्वांटम बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रेशर कुकर का आविष्कार डेनिस पॉपिन ने किया था। अगला प्रश्न है, दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाता है, कैसे अलग किया जा सकता है? ए, अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर। बी, गिलासों को शीतल जल में डालकर। सी, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। डी, जोरों से पिटककर। सही आंसर है इसका सी। दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो उन्हें अलग करने के लिए बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाला जाता है। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? ए, अवतल लेंस। बी, समतल लेंस। सी, उत्तल लेंस। डी, समतोतल लेंस। सही आंसर है इसका ए। निकट दृष्टि दोष मायोपिया आंखों से संबंधित बीमारी है। इससे दूर की वस्तु स्पष्ट देखने में परेशानी होती है। इस परेशानी से आंखों की पुतली का आकार बढ़ जाता है, क्योंकि दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बनकर दृष्टिपटल के सामने बनता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति अवतल लेंस की चश्मे का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र जल के नीला रंग होने का क्या कारण है? ए, समुद्र जल में अशुद्ध वस्तु तथा नीले रंग की रोशनी का अपवर्तन। पानी द्वारा रोशनी का छिद्र। पानी द्वारा लाल रंग का परावर्तन। डी, समुद्री पानी में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंसर है इसका बी। समुद्र के जल में नीला रंग होने का कारण यह है कि जब सूर्य के प्रकाश की किरणें समुद्र पर गिरती है तो विशेषकर उस जगह पर जहां इसका जल गहरा और स्वच्छ होता है, तो वहां से परावर्तन होने के बाद प्रकाश में मौजूद 7 रंगों में से केवल नीला रंग ही हमारी आंखों तक पहुंचते हैं। यही कारण है कि हमें समुद्र का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, डायनामो ऊर्जा परिवर्तित करता है। ए, विद्युत को यांत्रिक में। चुंबकीय को विद्युत में। यांत्रिक को विद्युत में। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका सी। डायनामिक वैज्ञानिक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। डायनामिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री है क्रोमियम, टंगस्टन, प्लेटिनम, निकल। सही आंसर है इसका बी, टंगस्टन। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। इसमें कांच के खोखले गोले के अंदर टंगस्टन धातु का फिलामेंट तंतु होता है। अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध का मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए, ओम मीटर। बी, वोल्ट मीटर। सी, एमीमीटर। डी, गैल्वेनोमीटर। सही आंसर इसका ए, ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोध का मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। कुछ अन्य मापक यंत्र निम्नलिखित है। ए, वोल्ट मीटर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। एमीमीटर, विद्युत धारा को मापने का यंत्र। गैल्वेनोमीटर, विद्युत परिपथ को विद्युत धारा में उपस्थित बताता है। अगला प्रश्न है, एसी को डीसी में परावर्तन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए, रेसिस्टर। बी, कंडेंसर। सी, ट्रांसफार्मर। डी, रेक्टिफायर। आंसर इसका डी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक विद्युत उपकरण है जो एसी अल्टरनेटिव करंट को डीसी डायरेक्ट करंट में परिवर्तन करता है। रेक्टिफायर वैक्यूम ट्यूब, डायोड, पारा आर्क वाल्व, तांबे और सेलेनियम ऑक्साइड की प्लेटों, अर्धचालक डायोड आदि रूप में होता है। रेक्टिफायर के कई उपयोग होते हैं, जैसे कि रेडियो सिग्नल के डिटेक्टर रेडियो फायर के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है? ए, इलेक्ट्रिकल मोटर। बी, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। सी, ट्रांसफार्मर। डी, दीष्टकारी। सही आंसर है इसका ए, इलेक्ट्रोमीटर।
विद्युत मोटर ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत पंखा, कपड़ा धोने की मशीन आदि में किया जाता है। विद्युत मोटर फैराडे के प्रेरणा सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए एमीटर, बी वोल्टीमीटर, सी रियोस्टमीटर, डी गैल्वेनोमीटर। आंसर है इसका डी। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। एमीटर यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का माप ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फिर है दूसरा है, तीसरा इसमें वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का उपयोग किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। फिर है रियोस्टेमीटर, यह एक चक्र परिवर्तित प्रतिरोध है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन में किससे लोपित होते हैं? ए इनमें से कोई नहीं, बी टेफलॉन, सी पीवीसी, डी काला रंग। से आंसर है इसका बी। नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन टेफलॉन से लेपित होते हैं। टेफलॉन एक संशोधित बहुलक है, यह अनेक कार्यों के लिए उपयोगी है। इस पर उष्मा अम्लता क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता, यह विद्युत धारा का कुचालक है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में आमतौर पर निम्नलिखित कौन सी गैस भरी जाती है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी अस्क्रिय नाइट्रोजन। से आंसर है इसका डी। बिजली के बल्ब में आमतौर पर भरी जाने वाली गैस अस्क्रिय नाइट्रोजन और अर्किय गैस आर्गन है। अस्क्रिय नाइट्रोजन को बल्ब में आग न लगने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक रूप में किया जाता है? ए आयोडीन का टिंक्चर, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी बोरिक एसिड, डी क्लोरोक्लाइलेन नान और ट्रिपिनियल का मिश्रण। से आंसर है इसका सी। बोरिक एसिड H3BO3 का जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे हाइड्रोजन बोरेट के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित कौन से उद्योग से वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते? ए शीशे के उद्योग, बी बोरॉक्स के उत्पादन, सी पानी के स्थायी खारेपन को हटाना, डी है रासायनिक उद्योग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। से आंसर है इसका डी। रासायनिक उद्योग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं होता। वॉशिंग सोडा का उपयोग कपड़ा धोने जैसे घरेलू उद्योग के लिए सफाई के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग पानी के स्थायी कठोरता घटाने के लिए कांच, साबुन और कागज के निर्माण में तथा बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है? ए क्लोरीन, बी क्लोरीन, सी आयोडीन, डी ब्रोमीन। से आंसर है इसका बी क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन के रूप में किया जाता है। यह वायु की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। इसके लंबे समय तक संपर्क में रहने से गले में घाव, खांसी और आंखों में त्वचा में जलन होती है और सांस लेने में समस्या होती है। अगला प्रश्न है, एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज हिमरोध के रूप में पानी में मिलाने पर ए उसे कार के रेडिएटर की सफाई हेतु प्रयोग किया जाता है, बी यह केवल पानी में हिमांक को कम करता है, सी यह केवल पानी के क्वांटम को बढ़ाता है, डी यह पानी में हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वांटम को बढ़ाता है। से आंसर है इसका डी। एथिलीन ग्लाइकोल का एक कार्बनिक यौगिक है जो मोटर गाड़ी के प्रति हिमकारी के रूप में उपयोग में आता है। इसे ग्लाइकोल भी कहते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज के रूप में पानी में मिलाने पर यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वांटम को बढ़ा देता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला क्या है? ए मदरा, बी कॉपर ऑक्साइड, सी सिल्वर आयोडीन, डी सिल्वर नाइट्रेट। से आंसर है इसका सी। सिल्वर आयोडीन का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं। इसका उपयोग मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही के रूप में भी होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? ए नाइलॉन, बी बेकेलाइट, सी पॉलीविनाइल क्लोराइड, डी टेफ्लॉन। से आंसर है इसका डी। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरो एथिलीन का उच्च बहुलक है। यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय व उष्मित प्रतिरोधी बहुलक है। इसका गलनांक 33 सेल्सियस होता है। इस पर सांद्र अम्लों व सांद्र क्षारों के
विलयन का उच्च ताप पर भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यह नए चिपकने वाले बर्तनों की सतह पर लोपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, लिथियम आयन बैटरिया के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें लिथियम आयन बैटरिया गैर रिचार्जेबल उपकरणों में उपयोग की जाने वाली सबसे आम बैटरिया है। दूसरा है, लिथियम आयन बैटरी का व्यापक रूप से लैपटॉप, मोबाइल फोन, ई बाइक, ई स्कूटर और पावर टूलों में उपयोग किया जाता है। तीसरा, लिथियम आयन बैटरिया बहुत ज्वलनशील हो सकती हैं। इसके ऑप्शन देखो, ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 पहला, दूसरा और तीसरा, डी केवल 1 और 3। से आंसर है इसका ए, दूसरा और तीसरा। लिथियम आयन बैटरियां रिचार्जेबल होती है, इनका उपयोग लैपटॉप, मोबाइल और ई स्कूटर में व्यापक रूप से होता है तथा ये बहुत ज्वलनशील हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रेफ्रिजरेटर है जो आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटर में उपयोग किया जाता है? ए फ्रेयान, बी ऑक्सीजन, सी सल्फर, डी नाइट्रेट। से आंसर है इसका ए। रेफ्रियान रेफ्रिजरेटर का उपयोग घरेलू रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर का उपयोग खाद्य पदार्थों का प्रिजर्वेशन, बर्फ जमाने, मेडिसिन स्टोरेज, मीट और फिश इत्यादि को लंबे समय तक रखने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, भारी मशीनों में किसको ल्यूब्रिकेंट के स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है? ए ग्रेफाइट, बी सल्फर, सी फास्फोरस, डी सिलिका। से आंसर इसका ए। ग्रेफाइट की संरचना पृष्ठकोषीय जालक सतह के रूप में होती है। इसका उपयोग मशीनों में सूक्ष्म संयंत्र के रूप में होता है। पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ ग्रेफाइट होता है। अगला प्रश्न है, संश्लित अपमार्जनक सिंथेटिक डिटेनर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए यह मृत और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं, बी यह कठोर जल में काम नहीं करता, सी यह केवल कठोर जल में काम करते हैं, डी यह केवल मृत जल में काम करते हैं। सी आंसर इसका ए। संश्लित अपमार्जन मृत और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। संश्लित अपमार्जक साबुन की तुलना में पानी में आसानी से घुलनशील है। इसका उपयोग उन वस्तुओं को आसानी से धोने में भी किया जाता है। साबुन ऐसा करने में कम सक्षम है। अगला प्रश्न, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? ए शीत निष्क्रियता, बी उत्खनन, सी क्लोरीनीकरण, डी एनाइट्रीकरण। से आंसर है इसका सी। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका क्लोरीनीकरण है। इस विधि में जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस अथवा ब्लीचिंग पाउडर को जल में मिलाया जाता है। सस्ते व प्रभावी होने के कारण बड़े पैमाने तथा घरेलू स्तर में पानी के रोगाणु को नष्ट करने का उत्तम तरीका है। अगला प्रश्न है, टोक्साफेन कीटनाशी किसके रूप में कार्य करता है? ए प्रणालीगत विष तुमक, सी उदर विष, डी संपर्क विष। से आंसर है इसका सी। टॉक्साफेन कीटनाशक उदर विष के रूप में कार्य करता है। यह कैफीन के क्लोरीनीकरण द्वारा बनाए गए कार्बन यौगिक का एक घना पीला व अर्धठोस मिश्रण है जो तारपीन के प्राप्त हाइड्रोकार्बन में प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क से उत्पन्न विद्युत गतिविधि की ग्राफिक रिकॉर्डिंग को क्या कहता है? ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, बी इलेक्ट्रो एंसेफिलोग्राफी, सी इकोकार्डियोग्राफी, डी इलेक्ट्रोमायोग्राफी। से आंसर है इसका बी इलेक्ट्रो एक्सोफेलोग्राफी। मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी कहलाती है। मस्तिष्क कोशिका संचार में संभावित समस्या को पता लगाने में सहायक होती है। इस पद्धति में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। यह मस्तिष्क तरंग पैटर्न को मापता है और रिकॉर्ड करता है। अगला प्रश्न है, फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना क्या कहलाता है? ट्यूबकवामी, बी विगेस्टॉमी, सी स्टरलाइजेशन, बी हिस्टेरेक्टॉमी। से आंसर इसका ए। फैलोपियन ट्यूब को काटना बांधना महिला नसबंदी कहलाता है। यह महिलाओं में गर्भ निरोधक का स्थायी तरीका है। पुरुष नसबंदी को वेसेक्टॉमी कहते हैं। अगला प्रश्न, कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए भारत सरकार हाल ही के दिनों में डबल फोर्टिफाइड नमक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। निम्नलिखित में कौन से दो खनिज डबल फोर्टिफाइड नमक में उपयोग किए जाते हैं? ए आयरन और मैग्नीशियम, बी आयोडीन और कैल्शियम, सी आयरन व आयोडीन, डी आयरन और कैल्शियम। से आंसर है इसका सी आयरन और आयोडीन। डबल फोर्टिफाइड सॉलिड एक नया खाद्य उत्पादन है जिसे भारत सरकार कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए बढ़ावा
दे रही है। इसमें आयरन और आयोडीन का उपयोग किया जाता है। डबल फोर्टिफाइड नमक मनुष्य को उनके आहार के माध्यम से आयोडीन और आयरन की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण मात्रा प्रदान करते हैं। DFS का उद्देश्य दैनिक आहार में आयोडीन की आवश्यकता पर 100% और आयरन की आवश्यकता पर 30 से 60% प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, बेसिस थुरुजिएसिन बीटा का उपयोग करके किसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है? ए रूट नॉन नेमाटोड, बी एफिड, सी माइट, डी कैटरपिलर। से आंसर है इसका डी कैटरपिलर। बेसिस थुरिएसिन बीटी मुख्य रूप से कैटरपिल तितली पतंग या पतंगे के लार्वा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है, क्योंकि यह एक विशेष प्रोटीन बनाता है जो कैटरपिलर के पेट में जाकर उनकी आंतरिक परत को नष्ट कर देता है, जिससे उन्हें लकवा मारा जाता है और वे मर जाते हैं। अगला प्रश्न है, रोगी को रेडियोलॉजिकल विकिरण चिकित्सा परीक्षण से पहले निम्नलिखित में से कौन सा घोल पीने का निर्देश दिया जाता है? ए बेरियम सल्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी स्ट्रांशियम फास्फेट, डी जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड। से आंसर इसका ए बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का घोल रोगी को एक्सरे या कम्यूटेड टोमोग्राफी का उपयोग करके एक एटोफेगट मुंह और पेट को जोड़ने वाली ट्यूब पेट और आंत की जांच के लिए परीक्षण से पहले पीने जाता है। यह पेट, आंत और अगर प्रणाली को ऐसी सामग्री के साथ लेप करने में का काम करता है जो शरीर में अवशोषित न होकर रोगग्रस्त क्षेत्र को एक्सरे परीक्षण या सीटी स्कैन द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सके। अगला प्रश्न है, जवारनाशक दवाइयों का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ए इनमिसिगोनी, बी संक्रमण कम करने के लिए कम करने, सी दर्द कम करने, डी बुखार कम करने। से आंसर इसका डी दर्द बुखार कम करने के लिए। जवारनाशक दवाई का उपयोग बुखार कम करने के लिए जाता है। बुखार एक गंभीर अंतर्निहित बीमारी का संकेत हो सकता है। इसका इलाज जवारनाशक के गैर औषधीय उपयोग से किया जाता है। उपलब्ध एंटीवायरस में एसिट्रामिनोफेन और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, नेफ्रोन और पैरासीटामोल शामिल हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में जाना जाता है क्या प्रयोग किया जाता है? लाइकेन, कवक, शैवाल, बैक्टीरिया। से आंसर है इसका बी कवक। पेनिसिलिन जीवाणुरोधी दवाइयों का एक समूह है जो जीवाणु की एक विस्तृत श्रृंखला पर हमला करता है। इसे पेनिसिलिन कवक के प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में हस्तक्षेप करने का काम करता है। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किसे रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? ए CO60, U235, सी TH231, डी PU239। आंसर का ए कोबाल्ट 60 एक रेडियो समस्थिकी है जिसको कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 6 रेडियो समस्थिकी द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा गामा किरणें को जब मानव शरीर में कैंसर ट्यूमर पर डाला जाए तो कैंसर कोशिका जल जाती है। रेडियो एक्टिव विकिरण के उपयोग द्वारा कैंसर का इलाज विकिरण चिकित्सा कहलाता है, रेडियोथेरेपी। अगला प्रश्न है, इनवॉइड 10 क्या है? ए दुनिया की पहली वैश्विक रूप से उत्पादित गर्भ निरोधक गोली, बी संयुक्त राज्य अमेरिका का विकसित पहला घरेलू रोबोटिक, सी जापान में उद्घाटित पहली बुलेट ट्रेन, IBM द्वारा विकसित दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर। से आंसर इसका ए इनवॉइड 10 दुनिया की पहली वैश्विक रूप से उत्पादित गर्भ निरोधक गोली है। यह पहली बार 1960 में संयुक्त अरब अमीरात में गर्भ निरोधक उपयोग के लिए अनुमोदित किया था। यह जन्म नियंत्रण का एक बहुत ही लोकप्रिय रूप है। इनोविड 10। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशम में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? ए एक्रिलिक, बी पॉलिएस्टर, सी नॉनोलाइन, डी रेयान। से आंसर है इसका डी रेयान। रेयान जो कृत्रिम रेशम कहा जाता है क्योंकि यह मानव निर्मित होने के बावजूद रेशम जैसी बनावटी और चमक रखता है। लकड़ी की लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग पुनर्जीवित सेल्यूलोज रेशा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कपास का बहुलक क्या है? ए सेल्यूलोज, बी रेयान, सी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज। से आंसर इसका ए सेल्यूलोज। कपास का बहुलक सेल्यूलोज है क्योंकि कपास एक प्राकृतिक बहुलक है जो मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज ग्लूकोज इकाइयों की लंबी श्रृंखला है जो कपास के रेशों की मजबूती प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, आहारी रेशे ए कोलेजन रेशा से बनते हैं, बी प्रोटीन से बनते हैं, सी रुक्सांग से की भी कहलाते हैं, डी सेल्यूलोज और प्रोटीन से बनते हैं। से आंसर इसका सी रुक्सांश भी कहलाते हैं। आहारी रेशे को रुक्सांग या रेफेर कहा जाता है। यह पादप आधारित खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज का हिस्सा है जिसे मानव पाचन तंत्र नहीं पचा सकता।
अधिकांश आहारी रेशे पौधों की कोशिकाओं की दीवारों के घटक होते हैं जिनमें मुख्य रूप से सेलुलोज शामिल है। कार्य, ये बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने और कब्ज को रोकने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक रेशा है? ए कॉटन, बी सिल्क, सी एक्रिलिक, डी जूट। आंसर इसका सी। एक्रिलिक प्राकृतिक रेशा नहीं बल्कि एक संशोधित कृत्रिम रेशा है जिसे रसायनों के माध्यम से प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। यह ऊन के समान दिखावा और इसका उपयोग अक्सर ऊन के विकल्प के रूप में स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन में मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, बी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता, सी यांत्रिक ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलता, डी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सही आंसर इसका बी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। दैनिक जीवन में जब हम मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं तो चार्जर से आने वाली विद्युत ऊर्जा बैटरी के भीतर रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। चार्जिंग के दौरान बैटरी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह कार्य करती है जहां विद्युत प्रवाह के कारण रासायनिक अभिक्रिया उल्टी दिशा में होती है, ऊर्जा संग्रहित होती है। अगला प्रश्न है, फ्रिज में खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग जाता है? ए ऊष्मा स्थानांतरण, बी वाष्पीकरण द्वारा शीतलन, सी स्पीडन द्वारा ऊष्मा ऊर्जन, डी उपरोक्त सभी। आंसर इसका डी। फ्रिज में खाद्य पदार्थ ठंडा रखने के लिए मुख्य रूप से वाष्पीकरण और शीतलता के सिद्धांत का उपयोग जाता है क्योंकि फ्रिज में एक रेफ्रिजरेटर शीतलक गैस होती है। जब यह तरल से गैस में बदल जाती है फ्रिज के अंदर की गर्मी सोख लेती है वाष्पीकरण जिससे अंदर ठंडक हो जाती है। अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन में एलईडी बल्ब ऊर्जा बचत के लिए क्यों उपयोग किया जाता है? ए कम विद्युत खपत और अधिक प्रकाश, बी अधिक ताप उत्पादन, सी कम जीवन काल, डी महंगे होने के कारण। से आंसर इसका ए। दैनिक जीवन में एलईडी बल्ब ऊर्जा बचत के लिए कम विद्युत खपत और अधिक प्रकाश के कारण इसे सबसे अधिक उपयोगी है क्योंकि पारंपरिक बल्बों की तुलना में एलईडी बल्ब लगभग 75% से 90% कम बिजली की खपत करते हैं। अधिक रोशनी के लिए कम वाट का एलईडी बल्ब भी अधिक प्रकाश प्रदान करता है। एलईडी बल्ब बहुत कम गर्मी पैदा करते हैं क्योंकि इनकी अधिकांश ऊर्जा प्रकाश में बदल जाती है। एलईडी बल्ब लंबे समय तक चलते हैं जिन्हें बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, माइक्रोवेव ओवन में भोजन गर्म करने की प्रक्रिया किस पर आधारित है? ए संवहन पर, बी विकिरण पर, सी संचालन पर, डी ऊष्मा अवशोषण द्वारा अणुओं का कंपन। आंसर इसका डी। माइक्रोवेव ओवन में भोजन गर्म करने की प्रक्रिया ऊष्मा अवशोषण द्वारा अणुओं के कंपन पर आधारित है क्योंकि माइक्रोवेव ओवन विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग करता है। ये तरंगे भोजन के मौजूद पानी, वसा और चीनी के ध्रुवीय अणुओं को बहुत तेज गति से कंपति करते हैं तथा इन अणुओं के बीच घर्षण के कारण गर्मी पैदा होती है जिससे भोजन अंदर से गर्म होता है। इस विशेष प्रक्रिया को परावैद्युत तापन या द्विध्रुवीय घूर्णन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन में टच स्क्रीन किस प्रौद्योगिकी पर कार्य करती है? ए कैपेसिटिव या रेसिस्टिव टच, बी केवल इंफ्रारेड, सी केवल अल्ट्रासाउंड, डी केवल मैग्नेटिक। से आंसर इसका ए। स्मार्टफोन में टच स्क्रीन मुख्य रूप से कैपेसिटिव या रेसिस्टिव या टच प्रौद्योगिकी का कार्य करते हैं। स्मार्टफोन और आधुनिक टच स्क्रीन डिवाइस में मुख्य रूप से दो तकनीक का उपयोग किया जाता है। ए कैपेसिटिव टच स्क्रीन, यह आजकल के लगभग सभी स्मार्टफोन में है। यह मानव शरीर उंगली के विद्युत कणों का काम करते हैं जो वेद संवेदनशील होते हैं, मल्टी टच को सपोर्ट करते हैं। एक रेसिस्टिव स्क्रीन, यह तकनीकी दाब पर काम करते हैं। यह पुरानी कुछ विशिष्ट डिवाइस जैसे एटीएम, पीओएस टर्मिनल में इस्तेमाल होती है। इसे उंगलियां स्टाइलिश जैसे किसी वस्तु से भी उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन में सोलर सेल का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? ए सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलना, बी हवा से ऊर्जा उत्पन्न करना, सी पानी को गर्म करना, डी केवल रोशनी देना। से आंसर इसका ए, सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलना। दैनिक जीवन में सोलर सेल का मुख्य अनुप्रयोग सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। सोलर सेल सिलिकॉन जैसे अर्धचालक पदार्थ से बने होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करते हैं। इनका उपयोग कैलकुलेटर, स्ट्रीट लाइट उपग्रह और घरों में सोलर पैनल के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने को किया जाता है। अगला टॉपिक है विज्ञान व प्रौद्योगिकी में भारतीय की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन साइंस एंड टेक। इसका पहला क्वेश्चन है, देखना। भारत में चंद्रयान 3 मिशन के सफल लैंडिंग के साथ चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बनकर कब विश्व में इतिहास रचा? ए 14 जुलाई 2023, बी 23 अगस्त 2023,
सी 6 सितंबर 2019, डी 5 नवंबर 2024। से आंसर है इसका बी। भारत ने चंद्रयान 3 मिशन के तहत 23 अगस्त 2023 को शाम करीब 6:04 बजे मिशन के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। इस सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष क्षेत्र केंद्र से लॉन्च किया गया था। इस गौरवशाली उपलब्धि की याद में भारत सरकार ने हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला भारतीय मिशन कौन सा है? ए चंद्रयान फर्स्ट, बी मंगलयान, सी आदित्य L1, डी चंद्रयान 2। से आंसर है इसका बी मंगलयान। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला भारतीय मिशन मंगलयान था। मंगलयान के आधिकारिक तौर पर मार्स ऑर्बिटर मिशन के रूप में जाना जाता है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। भारत ने 24 सितंबर 2014 को अपने पहले प्रयास में मंगल के कक्षा में प्रवेश कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इस सफलता के साथ भारत मंगल पर पहुंचने वाला पहला एशियाई देश और दुनिया का चौथा देश। नासा, सोवियत संघ, यूरोपीय अंतरिक्ष बना है इनके बाद। अगला प्रश्न है, भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम क्या कहलाता है? ए जीपीएस, बी गोलानस, सी नवल IRNSS, बी ग्लोलियो। से आंसर इसका सी। भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम एनेबल IRNSS नेविगेशन विद इंडियन कॉन्सुलेट कहलाता है, जिसे पहले IRNSS इंडियन रीजन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसरो द्वारा विकसित यह प्रणाली भारत और उसकी सीमाओं से 1500 किलोमीटर दूर सटीक स्थान और समय की जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत एक साथ कितने उपग्रहों का रिकॉर्ड PSLV C-37 द्वारा किया जाता है? ए 104, बी 88, सी 20, डी 50। से आंसर इसका ए। भारत ने 15 जनवरी 2017 को इसरो के PSLV C-37 मिशन द्वारा एक साथ 104 उपग्रह का रिकॉर्ड परीक्षण किया था। इस ऐतिहासिक मिशन में श्री हरिकोटा से कार्टोसैट-2 सीरीज और 103 अन्य नैनो उपग्रहों को सफलतापूर्वक सूर्य तुल्यकालीन समय स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन किस नाम से जाना जाता है? ए मंगलयान, बी गगनयान, सी चंद्रयान, डी आदित्य। से आंसर इसका बी गगनयान। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के नाम से जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित यह मिशन का उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर के निम्न पृथ्वी कक्षा LEO में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। भारत इस मिशन की सफलता के साथ ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अगला प्रश्न है, पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण भारत में कब किए गए थे? ए 11 से 13 मई 1998, बी 18 मई 1974, सी 1992, डी 2005। से आंसर इसका ए 11 और 13 मई 1998। पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण भारत में 11-13 मई 1998 किए गए थे। इन परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति के नाम कोड दिया गया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 11 मई को 3 और 13 मई को 2 कुल 5 सफल परमाणु परीक्षण किए गए थे। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के कारण हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन किस संस्था ने विकसित की? ए सीरम इंस्टीट्यूट, बी भारत बायोटेक, सी DRDO, डी ICMR। से आंसर इसका बी भारत बायोटेक। भारत में कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन भारत बायोटेक संस्था ने विकसित किया, जिसे BBB-152 के नाम से जाना जाता है। इसे हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया। यह एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जिसका अर्थ है इसे मृत वायरस का उपयोग करके बनाया गया ताकि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो सके। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI क्षेत्र किस क्षेत्र में उपयोगी है? ए
AI और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, बी मौसम पूर्वानुमान, सी अंतरिक्ष अनुसंधान, डी इनमें सभी। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI मुख्य रूप से AI और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन यह भविष्य मौसम पूर्वानुमान अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्रों में भी उपयोगी है। यह नवंबर 2020 में स्थापित किया गया था। AI हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में डीप लर्निंग, विजुअल कंप्यूटिंग और वर्चुअल रियलिटी जैसे AI कार्यों में संपादित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया जाता है? ए रमन प्रभाव, बी शून्य की खोज, सी आयुर्वेद, डी शल्य चिकित्सा। सही आंसर है इसका ए। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार रमन प्रभाव की खोज के लिए मिली है। 28 फरवरी 1928 को उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन पर यह खोज की जिसे रमन प्रभाव कहा गया। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस खोज के सम्मान में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पहला प्रश्न है, भारत में शून्य की अवधारणा किसने विकसित की? ए आर्यभट्ट, बी बरागुप्त, सी भास्कराचार्य, डी श्रुति। से आंसर इसका ए आर्यभट्ट। भारत में शून्य की अवधारणा आर्यभट्ट ने विकसित किया। शून्य को एक संख्या के रूप में स्थापित करने का मुख्य श्रेय ब्रह्मगुप्त को दिया जाता है। हालांकि इस विषय में दो महत्वपूर्ण नाम आते हैं। ए ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी। इन्होंने 628 ईस्वी में अपने ग्रंथ बृहस्पति सिद्धांत में शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में परिभाषित किया और इसे जोड़ घटाव गुणा और भाग के नियम भी बताए। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी। आर्यभट्ट ने इससे पहले ही अपनी खगोलीय गणनाओं में शून्य का उपयोग एक प्लेस होल्डर के रूप में किया था, लेकिन इसे गणितीय संख्या के रूप में पूरी पहचान ब्रह्मगुप्त ने दी थी। नोट, प्रश्न में अवधारणा विकसित करने के बारे में पूछा है, दृष्टि का उत्तर आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न, महर्षि सुश्रुति को किस क्षेत्र में फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है? ए शल्य चिकित्सा, बी रसायन शास्त्र, सी खगोल शास्त्र, खगोल विज्ञान, डी गणित। आंसर इसका ए शल्य चिकित्सा। महर्षि सुश्रुति को शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने प्राचीन भारत का मांस शल्य चिकित्सा बनाया था। उन्होंने लगभग 2600 से 2800 साल पहले सुनवित संहिता नामक ग्रंथ की रचना। सुश्रुति को प्लास्टिक सर्जरी, विशेषकर राइनोप्लास्टी या नाक की सर्जरी का जनक भी माना जाता है। इन्होंने 120 से अधिक शल्य चिकित्सा उपकरणों का आविष्कार किया, 300 से अधिक शल्य क्रियाएं भी की। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेश सबमरीन INS अरिहंत किस क्षेत्र क्षमता से लैस है? ए परमाणु क्षेत्री, बी क्रायोजेनिक इंजन, सी हाइपरसोनिक मिसाइल, डी सोलर एनर्जी। से आंसर इसका ए। भारत की पहली स्वदेश सबमरीन INS अरिहंत परमाणु यंत्री क्षमता भूमि, युद्ध और वायु और समुद्र से परमाणु हमला से लैस है। अर्थात परमाणु स्त्री करता है कि इसमें भारतीय सेना में शामिल होने वाली भारत जमीन, हवा और समुद्री तीनों जगहों पर परमाणु इतिहास की क्षमता वाला देश बन गया। INS अरिहंत भारत की पहली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी जो समुद्र के नीचे से भी परमाणु मिसाइल दागने में सक्षम है। यह 83 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा के रिएक्टर द्वारा संचालित होती है। अगला प्रश्न है, भारत का चंद्रयान 3 मिशन मुख्य रूप से किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है? ए चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग, बी मंगल पर लैंडिंग, सी सूर्य की परिक्रमा, डी ब्लैक होल की खोज। आंसर इसका ए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग। भारत का चंद्रयान 3 मिशन मुख्य रूप से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक उपलब्धि, 30 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास स्टॉप लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। लैंडिंग स्थल, इस लैंडिंग स्थल को अब शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। फिर लैंडर और रोवर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह का वैज्ञानिक अन्वेषण किया। अगला टॉपिक है हमारा प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। पहला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए आयात बढ़ाना, बी विदेशी निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भर प्राप्त करना, सी निर्यात रोकना, डी विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देना। से आंसर है इसका बी विदेशी निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण का मुख्य उद्देश्य विदेशी निर्भरता को कम करना, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, आत्मनिर्भरता हासिल करना। यह घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता को कम करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता भारत अभियान की घोषणा कब की गई थी? ए 2014 में, बी 2015, बी 12 मई 2020, सी 2019, डी 2021। आंसर इसका बी 12 मई 2020। भारत सरकार द्वारा 12 मई 2020 को भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में शुरू किया गया अभियान आत्मनिर्भर भारत अभियान है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के समय देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सहायता में 20 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। यह पहला आत्मनिर्भर स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा देने और भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है।
अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया था? ए 2014, बी 25 सितंबर 2014, सी 2015, डी 2022। से आंसर है इसका बी 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014 को शुरू किए गए अभियान मेक इन इंडिया का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना तथा इससे सुविधाजनक बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। अगला प्रश्न है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? ए INS विक्रांत, बी NIS विक्रमादित्य, सी INS विराट, डी NIS अरिहंत। से आंसर इसका ए INS विक्रांत। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत जिसे कोची CPR लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल करने हेतु झंडी दी। यह 76% अधिक स्वदेशी सामग्री में बना है। इसे MiG-29 के और अन्य लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। यह आत्मनिर्भर भारत के विजन का प्रतीक है। अगला प्रश्न है इसरो द्वारा विकसित चंद्रयान 3 मिशन से विदेशीकरण का उदाहरण। यह मिशन किस वर्ष सफल हुआ? ए 2022, बी 2023, सी 2024, डी 2021। आंसर है इसका बी 2023। इसरो द्वारा विकसित चंद्रयान 3 मिशन 2023 में सफल हुआ। प्रशिक्षण 14 जुलाई 2023, सफल लैंडिंग 23 अगस्त 2023। स्थान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास दक्षिण ध्रुव पर स्टॉप लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो यह एक स्वदेशी मिशन था जिसमें लैंडर, विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल थे। अगला प्रश्न सृजन पहल का संबंध किससे है? ए रक्षा वस्तुओं के स्वदेशीकरण, बी IT से, सी शिक्षा से, डी स्वास्थ्य से। आंसर इसका बी सृजन पहल का संबंध रक्षा वस्तुओं के स्वदेशीकरण, इंडिजेनिजेशन और डिफेंस आइटम से है। इसका उद्देश्य इस पहल का मुख्य उद्देश्य रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रमों और शस्त्र बलों द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं को भारतीय उद्योगों, निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित करना है। अगला पॉइंट है इसका पोर्टल। रक्षा मंत्रालय ने SwitchDefense.com इन नामक एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो आत्मनिर्भर भारत के तहत मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देता कार्य। यह पोर्टल भारतीय विक्रेता को उन वस्तुओं के बारे में जानकारी प्रदान जो पहले आयात की जाती थी और अब जिन्हें भारत में डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है नवीन प्रौद्योगिकी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। इसका पहला प्रश्न है इस टॉपिक का ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? ए सभी डेटा को सत्यापित करने के लिए इसे एक केंद्रीय सर्वर की आवश्यकता होती है। बी यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसे रिकॉर्डों को बाद में बदलना कठिन होता है। सी इसका उपयोग केवल बिटकॉइन के लिए होता है, इससे कोई दूसरे अनुप्रयोग नहीं। डी यह डेटा को केवल एक एनालॉग रूप में स्टोर करता है। सही आंसर इसका बी है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसे रिकॉर्डों के बाद में बदलना कठिन है। ब्लॉकचेन एक केंद्रीकृत नेटवर्क का उपयोग करता है जहां डेटा क्रिप्टोग्राफिक रूप से जुड़े ब्लॉकों में से संग्रहित होता है जिसके सभी बाद के ब्लॉकों को बदलने बिना पिछले बिली को बदलना लगभग संभव हो जाता है। अगला प्रश्न क्वांटम कंप्यूटिंग के मुख्य रूप से किस सिद्धांत का उपयोग होता है? ए बाइनरी बिट्स, बी क्यूबिट और सुपरपोजिशन, सी क्लाउड कंप्यूटिंग, डी ब्लॉकचेन। आंसर इसका बी क्वांटम कंप्यूटिंग मुख्य रूप से क्यूबिट्स और सुपरपोजिशन सिद्धांत का उपयोग होता है। क्यूबिट्स ये पारंपरिक कंप्यूटर के बाइनरी बिट के 0 या 1 के विपरीत क्वांटम कंप्यूटिंग सूचना की मूल इकाई है। सुपरपोजिशन यह क्वांटम भौतिकी का एक सिद्धांत है जिसके कारण एक क्यूबिट एक ही समय में 0, 1 या दोनों 0 की स्थिति में रह सकता है। अगला प्रश्न है 5G तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? कम स्पीड इंटरनेट, बी उच्च गति, कम विलंबता और अधिक डिवाइस कनेक्टिविटी, सी केवल वॉइस कॉल के लिए, डी केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। सही आंसर है इसका बी 5G तकनीक की मुख्य विशेषता उच्च गति, कम विलंबता को और अधिक डिवाइस कनेक्टिविटी है। अति उच्च गति 5G तकनीकी 4G की तुलना में 100 गुना तेज डाउनलोड और अपलोड स्पीड प्रदान करता है। फिर कम विलंबता, इसमें लेटेंसी डेटा ट्रांसफर में देरी बहुत कम होती है जो 1 मिलीसेकंड तक हो सकती है जिससे रियल टाइम रिस्पॉन्स मिलता है। फिर अधिक डिवाइस कनेक्टिविटी, यह 4G की तुलना में प्रति वर्ग किलोमीटर 100 गुना अधिक डिवाइडेड IoT डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न है ChatGPT जैसी तकनीकी किस क्षेत्र से संबंधित है? ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी रोबोटिक, सी नैनो टेक्नोलॉजी, डी बायोटेक्नोलॉजी। से आंसर इसका ए
यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। इसमें पॉइंट देखना आप। जेनरेटिव एआई, यह एआई का एक उप क्षेत्र है जो टेक्स्ट, इमेज या कोड जैसी सामग्री उत्पन्न कर सकता है। फिर है तकनीकी, यह लार्ज लैंग्वेज मॉडल और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर आधारित है जिसे ओपन एआई विकसित द्वारा विकसित किया गया है। फिर है कार्य, यह मानव जैसी बातचीत करने और सवालों के जवाब देने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, CRISPR केस 9 तकनीक का मुख्य उपयोग किसमें होता है? ए जीन एडिटिंग, बी इंटरनेट सिक्योरिटी, सी स्पेशल ट्रेवल, डी बैटरी विकसित। सही आंसर है इसका ए। इसका उपयोग जीन एडिटिंग में होता है। यह एक क्रांतिकारी तकनीक है जो वैज्ञानिकों को डीएनए के विशिष्ट अनुक्रमों को काटने, हटाने या बदलने, संशोधित करने में सक्षम बनाती है। इसके मुख्य उपयोग इस प्रकार है। ए आनुवंशिक रोगों का उपचार, सिल्क सेल एनीमिया, कैंसर और एचआईवी जैसी बीमारियों के इलाज के लिए जीनोम एडिटिंग उपयोग होता है। फिर है पॉइंट अगला, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी, बेहतर फसलों के विकास और पशुओं के आनुवंशिक सुधार हेतु उपयोग। वैज्ञानिक अनुसंधान, जीन के कार्य का अध्ययन करना इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए 2019 में नोबेल पुरस्कार किसने दिया था? ए जॉन गुडेफन और साथिया, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, डी इसरो को। सही आंसर है इसका ए जॉन गुडेफन साथिया। 2019 में लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से जॉन बी गुडेनफ, एम स्टेनली व्हिटिंघम और अकीरा योशिनो को दिया जाता है। इसमें जान के होते हैं। इन्हें लिथियम आयन बैटरी की कैथोड सामग्री के सुधार के लिए जाना जाता है। एम स्टेनली व्हिटिंघम, इसने पहली कार्यशील लिथियम बैटरी विकसित की थी। अकीरा योशिनो, इन्होंने बैटरी को सुरक्षित और व्यावसायिक रूप से उपयोग बनाया था। अगला प्रश्न है, मेटावर्स मुख्य रूप से किस तकनीक पर आधारित है? ए वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, बी केबल मोबाइल एप्स, सी रेडियो तरंगे, डी प्रिंट मीडिया। से आंसर इसका ए। मेटावर्स मुख्य रूप से वर्चुअल रियलिटी और ऑटोमेगन रियलिटी तकनीक पर आधारित है। वर्चुअल रियलिटी यह उपयोगकर्ता को पूरी तरह से एक डिजिटल दुनिया में ले जाती है। ऑगमेंटेड रियलिटी यह डिजिटल तत्वों को वास्तविक दुनिया के ऊपर रखती है। ये तकनीकें 3D आभासी दुनिया बनाने के सक्षम है जहां लोग अपने डिजिटल अवतारों के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा मेटावर्स में ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G तकनीकी का भी उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए डिजिटल साक्षरता और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को बढ़ावा, बी केवल कृषि विकास, सी सड़क निर्माण, डी पर्यटन। सही आंसर इसका ए। भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डिजिटल साक्षरता और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार, डिजिटल साक्षरता, इसके तहत देश के नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना। ई गवर्नेंस, सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचाना और पारदर्शिता बढ़ाना। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। अगला पॉइंट है, ज्ञान आधारित व्यवस्था, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। अगला प्रश्न है, ब्लॉकचेन तकनीकी का सबसे प्रसिद्ध उपयोग किसमें होता है? ए क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, बी खाना पकाने में, सी कपड़े सिलाई में, डी खेलकूद में। से आंसर है इसका ए। ब्लॉकचेन तकनीक का सबसे प्रसिद्ध और पहला प्रमुख अनुप्रयोग बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्राओं, क्रिप्टो करेंसी का निर्माण और संचालन है जो एक सुरक्षित और विकेंद्रीकृत सार्वजनिक लेजर के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न है, 6G तकनीक में मुख्य रूप फोकस किस पर रहने की संभावना है? ए एआई एकीकरण और हेलोग्राफिक कम्युनिकेशन, बी केवल 2G स्पीड, सी केवल SMS, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका सी ए। 6G तकनीक में मुख्य फोकस है एआई एकीकरण और होलोग्राफिक कम्युनिकेशन रहने की संभावना है। एआई एकीकरण, इसके तहत 6G नेटवर्क को पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के एक वितरित मस्तिष्क के रूप में डिजाइन किया जा रहा है जिससे नेटवर्क स्मार्ट और स्वचालित बन सके। होलोग्राफिक कम्युनिकेशन, इसके तहत 6G के माध्यम से रियल टाइम में 3D होलोग्राम संचार और इमर्सिव डिजिटल अनुभव संभव होने की उम्मीद है जो भौतिक और डिजिटल दुनिया को जोड़ देगा। अल्ट्रा हाई स्पीड, 6G की गति 5G की तुलना में 100 गुना तेज, लगभग 1 Tbps हो सकती है। अगला प्रश्न है, इसरो ने हाल ही में किस मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया? ए एक्सइओ मिशन 4, बी चंद्रयान 4,
सी मंगलयान 2, डी आदित्य L2। सही आंसर है इसका ए। इसरो ने ग्रुप कैप्टन अमित सुभांशु शुक्ला को एक्सिमो मिशन के लिए नामित किया। इस मिशन के तहत वे अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय गगनयात्री बन गए। यह मिशन 25 जून 2025 को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। अगला फिर इसका पॉइंट मिशन एक्सिमन मिशन 4 यह एक निजी अंतरिक्ष मिशन है। भूमिका के ग्रुप कैप्टन अभिलाष शुक्ला मिशन पायलट के रूप में काम कर रहे हैं। उद्देश्य गगन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर शोध और गगनयान मिशन के लिए तैयार करना। अगला प्रश्न है क्वांटम कम्युनिकेशन की मुख्य विशेषता क्या है? ए हैक प्रूफ एनेबल संचार, बी धीमा इंटरनेट, सी केवल वीडियो कॉल, डी कोई सुरक्षा नहीं। सही आंसर है इसका बी। क्वांटम कंप्यूटिंग की मुख्य विशेषता हैक प्रूफ एनेबल संचार है। अत्यधिक सुरक्षित क्वांटम कम्युनिकेशन सिद्धांत का उपयोग करना, जिसे डेटा को बीच में रोकना, हैक करना असंभव हो जाता है। छेड़छाड़ का पता लगाना, यदि कोई हैकर संदेश को पढ़ने या कॉपी करने की कोशिश करता है तो क्वांटम स्थिति बदल जाती है, जिसे छेड़छाड़ पर तुरंत पता चल जाता है। फिर है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूट, यह तकनीकी सुरक्षित चाबियां बनाने के लिए फोटॉन का उपयोग करती है, जिसे संचार पूरी तरह सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न, भारत में मेक इन इंडिया के तहत कौन सी नवीन तकनीक को बढ़ावा दिया जा सकता है? ए सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, बी केवल कपड़ा उद्योग, सी मिट्टी के बर्तन, डी हैंडलूम। से आंसर इसका ए। भारत में मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत सरकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन पर विशेष जोर दे रही है। सेमीकंडक्टर फैब और एटीएमपी भारत सरकार सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट ऑफ सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग मार्केटिंग पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन कर रही है। निवेश और विकसित, गुजरात, असम और अन्य राज्यों में प्रमुख चिप बनाने वाली इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक, माइक्रो और काइनेश सेमिकॉन। 2025 का लक्ष्य, भारत 2025 के अंत तक अपनी पहली मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बाजार में उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। उद्देश्य, इसका पहला उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना, भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना। अगला टॉपिक है दी अनुपयोगी तकनीकियां, उपयोगी प्रौद्योगिकियां। ड्यू यूज ऑफ टेक्निकल यूजफुल टेक्नोलॉजीज। इसका पहला प्रश्न है दी अनुपयोगी प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य है? केवल सैन्य उपयोग वाली तकनीकी, बी केवल ऐसी तकनीकी जो नागरिकों और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जा सकती है, सी केवल चिकित्सा क्षेत्र की तकनीकी, डी पर्यावरण संरक्षण तकनीकी। सही आंसर है इसका बी। ऐसी तकनीक जो नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती है दी अनुपयोगी टेक्नोलॉजी कहलाती है। दी अनुपयोगी प्रौद्योगिकी के बारे में मुख्य बातें परिभाषित, ये वस्तु उपकरण सॉफ्टवेयर या प्रौद्योगिकी है जिन्हें मूल रूप से शांतिपूर्ण नागरिक उद्देश्य के लिए विकसित किया जा रहा है। उनका उपयोग सैन्य या रक्षा कार्य के लिए किया जा सकता है। उदाहरण, ग्लोबल पोजिशन सिस्टम, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपचार संग्रह, परमाणु तकनीकी इसके प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न, जिनमें से कौन सी तकनीक दिवानुपयोगी नहीं मानी जाती? ए परमाणु ऊर्जा, बी जैव प्रौद्योगिकी, सी रॉकेट प्रणोदन, डी साधारण बिजली का बल्ब। सही आंसर इसका डी। ड्यूल यूज तकनीकी का अर्थ है ऐसी तकनीकी जिसका उपयोग नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्य के लिए किया जाता है। परमाणु ऊर्जा, इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। परमाणु हथियार बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी, इसका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं में दवाओं के उत्पादन के लिए हो सकता है। जैविक हथियारों में भी इसका उपयोग हो सकता है। रॉकेट प्रणोदन, इसका उपयोग उपग्रह परीक्षण के लिए हो सकता है। मिसाइलों में भी इसका उपयोग हो सकता है। साधारण बिजली का बल्ब, यह केवल प्रकाश देने के लिए नागरिक उपयोग की अवस्था है, इसे सैन्य विनाशकारी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, वासेनार व्यवस्था का क्या मुख्य उद्देश्य है? ए दुरुपयोगी वस्तुओं और तकनीकों के निर्यात पर नियंत्रण, व्यापार बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सुधार। सही आंसर इसका ए। वासेनार व्यवस्था का उपयोग मुख्य उद्देश्य दुरुपयोगी वस्तुओं और तकनीकों के निर्यात पर नियंत्रण करना है। ये एक स्वैच्छिक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में परिवर्तनकार जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संवेदनशील तकनीकों ऐसे देशों या संस्थाओं को न मिले जो क्षेत्रीय या अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर सके। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी तकनीक अनुपयोगी और जैव आतंकवाद में इस्तेमाल हो सकते हैं? ए CRISPR जीन एडिटिंग, बी साधारण फोटोकॉपी मशीन, सी प्लास्टिक बैग, डी पेन ड्राइव पेन। आंसर का ए। जी आतंकवाद में इस्तेमाल होने वाली सबसे प्रमुख दी अनुपयोगी तकनीकी सिंथेटिक बायोलॉजी और जीन एडिटिंग जैसे CRISPR केस 9 है। तकनीकी के विवरण,
पहला है सिंथेटिक बायोलॉजी और जीन। ये तकनीकी मूल रूप से दवाओं के विकास, कृषि सुधार और वैक्सीन बनाने, वेद शोधन के लिए विकसित की गई, लेकिन इन्हीं तकनीकों का उपयोग खतरनाक रोगाणु को फिर से बनाने, उनकी मारक क्षमता बढ़ाने या इन्हें एंटीबायोटिक दवा के प्रति प्रतिरोध बनाने से सक्षम करना है। फिर है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, अनुवांशिक डेटा का उपयोग करके रोगजनक को संशोधित करने की तकनीकी। द्विनुपयोगी का मतलब ऐसी तकनीक या शोध जो वेद, नागरिक या वैज्ञानिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए विकसित की गई है, लेकिन जिनका दुरुपयोग हानिकारक जैविक हथियार बनने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में दुरुपयोगी माना जाता है? ए नागरिक नेविगेशन और सैन्य मार्गदर्शन, बी केवल कृषि, सी केवल मनोरंजन, डी केवल शिक्षा। जीपीएस तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से नागरिक नेविगेशन और सैन्य मार्गदर्शन क्षेत्र में विशेष रूप से द्विनुपयोगी माना जाता है। अगला प्रश्न, बाद का अनएवीएस आईजी सिस्टम किस प्रकार की तकनीक का उदाहरण है? ए द्विनुपयोगी स्पेस टेक्नोलॉजी, बी केवल सैन्य, सी केवल कृषि, डी केवल मौसम। से आंसर इसका ए। द्विनुपयोगी इसका मतलब है कि यह तकनीकी नागरिक और सामान्य सैन्य दोनों उद्देश्य के लिए काम करते हैं। नागरिक उपयोग, अन्वेषी सामान्य नागरिक को सटीक स्थान की जानकारी, पोजीशनिंग, नेविगेशन और समय से जैसे मैप्स, जीपीएस, नेविगेशन। सैन्य उपयोग, एनवीएसीएल का एक विशेष हिस्सा रिस्ट्रिक्टेड सर्विस के रूप में इंटीग्रेटेड है, जिसे केवल रक्षा और सैन्य बलों के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न, 3D प्रिंटिंग तकनीक को द्विनुपयोगी क्यों माना जाता है? ए यह हथियार और मेडिकल इम्प्लांट दोनों बना सकती है, बी केवल खिलौने बनाती है, सी केवल कपड़े बनाती है, डी केवल भोजन बनाती है। 3D प्रिंटिंग तकनीक को द्विनुपयोगी इसलिए माना जाता है क्योंकि यह तकनीक हथियार और मेडिकल इम्प्लांट दोनों बना सकती है। सैन्य नागरिक उपयोग, 3D प्रिंटर का उपयोग घातक हथियार, ड्रोन के पुर्जे, मिसाइल कंपोनेंट बनाने के लिए किया जाता है। सैन्य उपकरण के साथ ही व्यक्तिगत मेडिकल इम्प्लांट, कृषि अंग और सर्जिकल उपकरण, नागरिक मेडिकल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वो मुख्य प्रतिभा, एक ही प्रकार की तकनीक और सामग्री का उपयोग करके अलग अलग उद्देश्यों के लिए वस्तुएं बनाई जा सकते हैं, जिससे है तकनीकी सुरक्षा के लिए चुनौती और विकास के लिए अवसर दोनों है। अगला प्रश्न, एआई को द्विनुपयोगी तकनीक क्यों कहा जाता है? ए यह स्वास्थ्य निदान, स्वास्थ्य इत्यादि दोनों में उपयोगी आती है, बी केवल चैट बॉक्स के लिए उपयोग होने के कारण, सी केवल गेमिंग के लिए उपयोगी होने के कारण, डी केवल संगीत के लिए उपयोग होने से। आंसर इसका ए, क्योंकि इसका उपयोग स्वास्थ्य निदान, चिकित्सा, कैंसर का पता लगाने और स्वायत्त हथियार, ड्रोन आदि दोनों में काम किया जा सकता है। अगला प्रश्न, ड्रोन यूएवी तकनीक का द्विउपयोगी पहलू क्या है? ए कृषि सर्वेक्षण, सैन्य हमला दोनों, बी केवल फोटोग्राफी, सी केवल डिलीवरी, डी केवल खेल। से आंसर इसका ए, ड्रोन तकनीक का द्विउपयोगी पहलू कृषि सर्वेक्षण, सैन्य हमला है। नागरिक कृषि ड्रोन का उपयोग फसलों को निगरानी, कीटनाशकों को छिड़काव, मैपिंग और कृषि सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। सैन्य उपयोगी ये ड्रोन तकनीकी या उसके उन्नत संस्करण टोई, सीमा सुरक्षा और हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार यह तकनीकी नागरिक, कृषि और सैन्य दोनों क्षेत्रों में उपयोगी है। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा तकनीकी द्विउपयोगी क्यों माने जाते हैं? ए डेटा सुरक्षा और हैकिंग दोनों में उपयोग हो सकती है, बी केवल बैंकिंग के लिए उपयोग हो सकती है, सी केवल शिक्षा के लिए उपयोग हो सकती है, डी केवल मनोरंजन के लिए उपयोग हो सकती है। आंसर इसका ए, साइबर सुरक्षा तकनीकी को द्विउपयोगी इसलिए माना जाता है क्योंकि यही तकनीकी उपकरण और डेटा की सुरक्षा और सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए उपयोगी की जाती है। इसका उपयोग हैकिंग और साइबर हमले के लिए भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न, परमाणु रिएक्टर से प्राप्त प्लूटोनियम और द्विउपयोगी क्या है? ए बिजली उत्पादन और परमाणु हथियार, बी केवल बिजली, सी केवल पानी शुद्धिकरण, डी केवल खाना पकाना। से आंसर इसका ए, परमाणु रिएक्टर से प्राप्त प्लूटोनियम का द्विउपयोग बिजली उत्पादन और परमाणु हथियार का निर्माण है। बिजली उत्पादन ईंधन श्रेणी रिएक्टर से प्राप्त प्लूटोनियम विशेष रूप से PU-239 का उपयोग मिक्स्ड ऑक्साइड ईंधन बनाकर परमाणु रिएक्टर में बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। परमाणु हथियार, उसी प्लूटोनियम को पुनर्संधित करके परमाणु हथियार या परमाणु विस्फोटक उपकरण बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, जो इसे प्रमुख परमाणु अप्रसार जोखिम बनाता है। अगला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी को द्विउपयोगी माना जाता है क्योंकि यह दवा वितरण और जैविक हथियारों बनाने दोनों संभव है, बी केवल कपड़ा बनाने में इसका उपयोग होता है, सी केवल पेंट में इसका उपयोग होता है, डी केवल खिलौने में इसका उपयोग हो सकता है। आंसर इसका ए, नैनो टेक्नोलॉजी को द्विउपयोगी माना जाता है क्योंकि इसके द्वारा दवा वितरण और जैविक हथियार बनाना दोनों संभव है। दवा वितरण उपयोग, नैनो उपकरण का उपयोग शरीर में सीधे कैंसर कोशिकाओं या संक्रमित क्षेत्रों तक दवा पहुंचाने के लिए किया जाता है। जैविक हथियार, उसी नैनो तकनीक का उपयोग हानिकारक विषाक्त पदार्थों या जैविक एजेंटों को शरीर के अंदर अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए किया जाता है, जो इसे सुरक्षा के लिए खतरा और द्विउपयोगी बनाता है।
अगला प्रश्न, भारत का मेक इन इंडिया कार्यक्रम दिन उपयोगी तकनीकों को बढ़ावा देता है। ए रक्षा और नागरिक क्षेत्र दोनों में, बी इनमें से कोई नहीं, सी केवल रक्षा में, डी केवल कृषि में। आंसर इसका ए। भारत का मेक इन इंडिया कार्यक्रम रक्षा और नागरिक दोनों में दिन उपयोगी तकनीकों को बढ़ावा देता है। दिन उपयोगी तकनीक मेक इन इंडिया के तहत विकसित की जा रही तकनीकी जैसे AI, IoT, साइबर सुरक्षा और ड्रोन तकनीक का उपयोग सैन्य सुरक्षा और व्यावसायिक नागरिक दोनों उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। रक्षा क्षेत्र, इस रक्षा उत्पादक को बढ़ावा देने के DRDO निजी उद्योग के माध्यम से रक्षा और धन उपयोगी प्रौद्योगिकी विकास के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड का योजना जैसी योजनाएं चला रही है। नागरिक क्षेत्र, इस पहल का उद्देश्य भारत में एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र हब बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, जो एरोस्पेस, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल जैसी 25 से अधिक क्षेत्रों में नागरिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, क्वांटम कंप्यूटर को दिन उपयोग क्यों माना जाता है? ए क्रिप्टोग्राफी तोड़ने और नई क्रिप्टोग्राफी बनाने, सी केवल गेमिंग के लिए, सी केवल मौसम पूर्वानुमान में, डी केवल संगीत के लिए। आंसर है इसका ए। क्वांटम कंप्यूटर को दिन उपयोग माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग क्रिप्टोग्राफी तोड़ने और नई क्रिप्टोग्राफी बनाने में होता है। क्रिप्टोग्राफी तोड़ना खतरा है, पारंपरिक एन्क्रिप्शन जैसे RSA को आसानी से तोड़ सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता को खतरा हो सकते हैं। नई क्रिप्टोग्राफी बनाना सुरक्षा, यह अधिक सुरक्षित क्वांटम प्रतिरोध एल्गोरिदम विकसित करने में भी सक्षम है, जो भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह तकनीक नागरिक जैसे दवा अनुसंधान और रक्षा सुरक्षा दोनों उद्देश्य के लिए उपयोगी की जा सकती है। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।